जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपने सेम चैप्टर जो हमारा चल रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारा किसी एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में, वो उसका लैंड रिसोर्स ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि लैंड रिसोर्स ही वो हमारे अवेलेबल असेट्स हैं जिन पे कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो। हम रहते कहाँ हैं? लैंड पे। वेयर वी लिव, वेयर वी ब्रीथ, वेयर वी कम्युनिकेट, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने इस अर्थ सरफेस पे, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ लैंड रिसोर्सेस। क्योंकि हमारी कंट्री में लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वी हैव इनफ लैंड रिसोर्सेज। ओके, किसी अलग फॉर्म में मे बी वी हैव वेराइटी इन दिस ऑल्सो, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ इट मेक श्योर करती है कि उन इकोनॉमिक सेक्टर का फंक्शन होना हमारी कंट्री में। हमें सभी को पता है कि जब हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं, सो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर हमारे यहाँ: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारी फार्मिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आती है। अगेन कहाँ पे हम ये सब परफॉर्म कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अवर लैंड रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, इंडस्ट्रीज हम कहाँ सेटअप कर रहे हैं, कहाँ हम उन अवेलेबल रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन उसके सेटलमेंट के लिए हमें फिर से लैंड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। टर्शियरी सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो हमने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है, अगेन बिकॉज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो इसीलिए इस चैप्टर में लैंड रिसोर्सेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, ईच टाइप ऑफ लैंड रिसोर्स हैज़ इट्स ईच यूनिकनेस ऑफ इटसेल्फ। सभी की अपनी कुछ खासियत है। और जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं अपनी कंट्री में, सो 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, जब भी ज्योग्राफी की बात होती है 3 मेजर लैंडफॉर्म्स की हम बात करते हैं। 3 मेजर लैंडफॉर्म्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। तो वो कौन से 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं? नंबर 1, हमें पता है कि प्लेन्स। तो इंडिया इज फॉर्चुनेट इनफ, बहुत ही, जब 9th क्लासेस में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि इंडिया के जब हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके 6 मेजर डिविजन्स हैं। वी हैव प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स एंड इटसेल्फ। सो मेजर कैटेगरी की जहाँ हम बात करते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स की जहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे 3 मेन यही आते हैं। नंबर 1 प्लेन आता है, सेकेंड पे आपका प्लेट्यू आता है, और जो थर्ड आपका है वो होते हैं आपके माउंटेन्स। माउंटेन्स हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। तो ईच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म की लर्नर्स अपनी एक यूनिकनेस है। जब हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्लेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्लेन एरिया नहीं होगा कंट्री में, कहाँ हम फार्मिंग करेंगे? वेयर हमारा सेटलमेंट डेवलप होगा? कहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेट करेंगे? तो जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात आती है, तो जो लैंडफॉर्म हम प्रेफर करते हैं वो होता है हमारा प्लेन। तो एग्रीकल्चर हो गया, आपकी इंडस्ट्रीज़ का सेटलमेंट हो गया, इन सब के लिए आप प्रेफर करेंगे प्लेन एरिया। एंड इंडिया इज़ फॉर्चुनेट इनफ, जो भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है, जितने भी हमारे जोग्राफिकल एरिया हैं, उनका 43% सिर्फ प्लेन ही है। 43% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज प्लेन। सो दैट्स वाई इंडिया में एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो रही है। हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज सेटल्ड हैं इन आवर कंट्री। दूसरा लैंड रिसोर्स हमारा जो है प्लेट्यू, दूसरा मेजर लैंडफॉर्म्स। प्लेट्यू की अपनी यूनिकनेस है। ऑल द प्लेट्यूज, जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, ये होते हैं रिच डिपॉजिट्स ऑफ, क्या होते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें रिच डिपॉजिट मिलेंगे हमारे मिनरल्स के, यहाँ पे हमें रिच डिपॉजिट मिलेंगे हमारे फॉसिल फ्यूल्स के। और इंडिया हैव अराउंड 27% ऑफ प्लेट्यू रीजन। तो वहाँ भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा प्लेट्यू रीजन भी रखता है। फिर माउंटेन्स, हमारा माउंटेन्स की भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके फ्लो को, जो हमारे रिवर्स हैं उनके पेरिनियल फ्लो को अगर कोई इंश्योर करता है, दे आर द माउंटेन्स।
जितने भी हिल एरियाज हैं वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हिल स्टेशन हैं इंडिया के, दे आर ओनली सिचुएटेड इन द माउंटेन्स ऑफ आवर कंट्री। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे थे, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, तो हम जो लैंड फॉर्म प्रिफर करते हैं वो होता है हमारा माउंटेन्स, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि क्या परसेंटेज है इन माउंटेन्स, क्या ज्योग्राफिकल एरिया का क्या परसेंटेज माउंटेन्स को कवर करता है, तो वो है हमारा 30%। सो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स को डिवोटेड हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स की क्या एक यूनिकनेस है। अब बात हम करते हैं जो ये हमारे अवेलेबल लैंड रिसोर्सेस हैं, इनको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। देखिए, लैंड रिसोर्सेज जो हमारा टॉपिक है, इसमें 4 मेजर सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला तो हमने लैंड रिसोर्स पढ़ ही लिया, ईच टाइप ऑफ लैंड रिसोर्स की बात कर ली। दूसरा आप जो इसमें पढ़ेंगे उन अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद हम पढ़ेंगे उस यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है, हाउ इंडियाज लैंड यूज पैटर्न। और लास्ट में जब हम यूटिलाइज करेंगे, अनडाउटेडली देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से जो लैंड हमारी डिस्टर्ब हुई है, जो डिग्रेड हुई है, क्यों हुई है, किस व्हाट यू वुड से किस फ्रीक्वेंसी में हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, तो क्या वो वेज हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि लैंड रिसोर्सेस, पहले हमने बात की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड रिसोर्सेस ईच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स की बात की, उनकी यूनिकनेस और विथ व्हाट परसेंटेज दे आर अवेलेबल इन आवर कंट्री इंडिया। लैंड यूटिलाइजेशन द सब टॉपिक। जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली अपने कंट्री में इंडिया में, तो यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरीज हैं जहाँ जहाँ हम लैंड को यूटिलाइज करने वाले हैं। कितनी कैटेगरीज हैं लर्नर्स? 5 मेजर कैटेगरीज। लैंड यूटिलाइजेशन 5 मेजर कैटेगरीज में आप स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया इज फॉरेस्ट कवर। पहली कैटेगरी क्या है? फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट एरियाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, कोई भी देश हो। अगर उनका फॉरेस्ट कवर अच्छा नहीं है तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा किसी भी कंट्री में, तो वहाँ कई सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट लैंड यूटिलाइजेशन हमारा फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, वो हमारी पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब वो कौन से लैंड कवर है इंडिया में जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है? जो टोटल एरिया इंडिया का, जब इंडिया के एरिया की हम बात करते हैं, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को हम डिफरेंट कैटेगरीज में यूज कर रहे हैं। तो वो कौन से लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है? यहाँ पे आपको 2 सब कैटेगरी मिलने वाली है। जो हमारी पहली कैटेगरी है लर्नर्स, वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड। कौन सी कैटेगरी है? बैरन एंड वेस्ट लैंड। वो लैंड एरिया जहाँ की फर्टिलिटी है ही नहीं, वो बैरन है, वो बंजर ज़मीन आपने सुना होगा, वो बंजर हो चुके हैं, वहाँ पे आप कोई क्रॉप कल्टीवेट कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम उसको किसमें कंसिडर कर रहे हैं? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड एक ही हो गया। दूसरी जो आपकी कैटेगरी होती है, इसी में सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें जो दूसरा होता है वो होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया सेटलमेंट पर्पस, बिल्डिंग्स के लिए, या जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, वो भी हमारे लैंड सरफेस पे ही तो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो उन सबको हम पुट करेंगे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है
उन सबको हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं इसके सेकंड कैटेगरी में। नॉन एग्रीकल्चर, रोड हो गए, रोड्स हम कहाँ बना रहे हैं, लैंड सरफेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अपने उस लैंड रिसोर्स को यूटिलाइज करने के बाद कर रहे हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड कैटेगरी अंडर लैंड यूटिलाइजेशन। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यहां पे भी स्टूडेंट्स आपको 3 सब डिवीजन मिलने वाले। कितने सब डिवीजन मिलने वाले हैं? 3। और शुरुआत हम करेंगे नंबर 1 से, जो कि है हमारा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। वो सारे लैंड सरफेस जो हमारे कैटल्स को एकदम डिवोटेड है, कैटल्स हमारी फीड कर रही हैं इन ग्रासलैंड्स पे। परमानेंट पास्चर्स एरिया जहाँ पे हम अदर क्रॉप्स को तो ग्रो नहीं कर सकते वहाँ पे अदर क्रॉप्स ग्रो करने वो लायक ही नहीं है, वो जो लैंड कवर है हमारा, तो वहाँ पे हम ग्रासलैंड्स डेवलप कर रहे हैं और उन ग्रासलैंड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ ग्रेजिंग लैंड। तो वो सारे हमारे परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड की कैटेगरी में आते हैं और ये सब कैटेगराइज किए गए हैं अंडर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। पहला था फॉरेस्ट, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड जो हमारा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और यहाँ पे आपको 3 सब कैटेगराइजेशन होने वाले हैं। पहला है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। सेकेंड वन जो हमारा आता है, यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे ऑल द ट्री क्रॉप ग्रुप्स। ट्री क्रॉप ग्रुप्स ये वो हमारे हम कहेंगे वेजिटेशन कवर हैं। जैसे हम वेजिटेशन कवर की बात करते हैं, जो देयर आर 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर यूज टू बी। एक हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स वो होते हैं जो जिनमें हमारे वुडी स्टेम नहीं होते हैं, उनके जो बहुत ही स्मॉल से प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको ना वुडी स्टेम देखने को मिलेंगे, दे आर स्मॉलेस्ट। जब हम वेजिटेशन की बात करेंगे तो द श्रब्स आर द स्मॉलेस्ट। उसके बाद नंबर 2 पे आता है श्रब्स। सो मैं एक बार आपको रैंकिंग बता दूं कि ये किस कैटेगरीज में आते हैं। जब हम वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स की बात करते हैं तो पहले तो हर्ब्स आ गया। हर्ब्स में ना आपको वुडी स्टेम मिलेगा ना कुछ मिलेगा। जैसे आपका स्पिनिच हो गया, स्पिनिच आपके क्या है? हर्ब्स है। फिर आप बात करेंगे श्रब्स की। श्रब्स हमारे कौन से टाइप के वेजिटेशन कवर होते हैं? जिनमें थोड़ा वेजिटेशन में आप देखते हैं कि स्टेम जो होते हैं वो थोड़ी वुडी होते हैं। जैसे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आप ले लीजिए, रोज़ ले लीजिए, तुलसी आप ले लीजिए, वो आपके श्रब्स का हिस्सा हैं। फिर आती है कैटेगरी ट्रीज़ की। ट्रीज सभी को पता है, हैविंग थिक बाग, एकदम बड़े बड़े जो हमारे स्टेम्स होते हैं, मोट जिनकी ग्रिथ भी अच्छी होती है, वुडी स्टेम होती ही होती है, कई सारे ब्रांचेस होते हैं, वो हमारी ट्रीज होंगे। और क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये 2 कैटेगरी और होती है इन द वेजिटेशन कवर स्टूडेंट्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ऑल्सो। तो जो हमारे ट्री क्रॉप ग्रुप्स हैं ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने बुशेस, वुडी स्टेम्स जो होते हैं, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द ट्री क्रॉप ग्रुप्स। अब वो भी हमारे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आएंगे क्योंकि क्रॉप्स को तो हम कल्टीवेट कर नहीं सकते वहाँ पे, वो ऑलरेडी अंडर द कवर ऑफ श्रब्स हैं, तो वहाँ पे उनको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। और जो थर्ड सब कैटेगरी है वो है हमारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये वो लैंड कवर हैं हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के जो कल्टीवेट किए जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये आप लिखेंगे द लैंड एरिया विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर्स वो सभी आपके हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब लैंड यूटिलाइजेशन की जो 4th कैटेगरी है स्टूडेंट्स, वो है फैलो लैंड। फैलो लैंड
पहले तो ये बता दें हम फैलो लैंड होता क्या है। फैलो लैंड आर द लैंड कवर which used to left uncultivated for few years to retain its fertility naturally। बट उसमें भी हमारा डिपेंडिंग ऑन फॉर हाउ मच टाइम हम उस पर्टिकुलर लैंड को छोड़ते हैं जिससे वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को फिर से अटेन कर सके। हमने फैलो लैंड को कैटेगराइज किया है दो में। एक होता है आपका करंट फैलो, एक है करंट फैलो, और दूसरा है आपका इसी में अदर देन करंट फैलो। एक है करंट फैलो, एक है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो को हम अनकल्टिवेटेड रखते हैं आइदर 1 एग्रीकल्चरल ईयर और लेस देन 1, या तो 1 साल के लिए उनको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ेंगे या लेस देन 1 किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। हमारे यहाँ 3 क्रॉपिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हैं थ्रू आउट द नेशन, राबी, खरीफ एंड जायद। किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उस लैंड को हम छोड़ देंगे, वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे, या पूरे साल के लिए छोड़ देंगे, वो हमारा आएगा करंट फैलो में। और अदर देन करंट फैलो में हम लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं मोर देन वन ईयर बट लेस देन 5 years। मतलब कल्चरेबल वेस्ट लैंड और करंट फैलो लैंड के बीच के जो लैंड कवर आएंगे उससे कम टाइम पीरियड में जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड मोर देन 5 years के लिए छोड़ दिए जाते हैं अनकल्टिवेटेड। करंट फैलो को हम या 1 year के लिए छोड़ते हैं या लेस देन 1 year के लिए छोड़ते हैं अनकल्टिवेटेड। और हमारे जो अदर देन करंट फैलो लैंड हैं उनको हम मोर देन 1 year के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं या लेस देन 5 year के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, जिससे वो रीगेन करें अपने नेचुरल फर्टिलिटी को नेचुरली। 5th कैटेगरी जो है इसमें आपकी अंडर द लैंड यूटिलाइजेशन, तो फॉरेस्ट था आपका नंबर 1, सेकेंड था आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड था आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और आपका 4th था फैलो लैंड। 5th है आपका स्टूडेंट्स नेट शोन एरिया, NSA इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं नेट शोन एरिया, इन शॉर्ट NSA। जब आप अपनी NCERT की बुक देखेंगे तो जब NSA को डिफाइन किया गया वहाँ पे एक्चुअली NSA की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, वहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप NSA को इस तरीके से समझेंगे नेट शोन एरिया वो टोटल क्रॉपिंग एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कंसीडर्ड एज नेट शोन एरिया। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी कंट्री में जब हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं वो 3 होते हैं, राबी, खरीफ एंड जायद। अब कई ऐसे लैंड हैं जो पूरे साल में 1 बार कल्टीवेट किए जाते हैं, कोई है पूरे साल में 2 से 3 बार कल्टीवेट किए जाते हैं, बट हम NSA में उनको सिर्फ सिंगल टाइम इंक्लूड करते हैं नेट शोन में। बट जब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करते हैं तो जितनी बार वो कल्टीवेटेड लैंड यूज किया गया है विद इन अ सीजन एक एग्रीकल्चर एरिया में, उतनी बार हम उस एरिया को इंक्लूड करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल नेट शोन एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 मेजर लैंड फॉर्म्स। सो अ स्मॉल डिस्कशन ऑन कि कैसे हम नेट शोन एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज कर लो ये कोई एरिया है, ये कोई लैंड है और इस लैंड की जो एरिया है, लैंड की जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर मीटर। ये है 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, बट इसमें 50% जो प्लॉट है यानी जो 50 स्क्वायर मीटर है ये 2 टाइम्स कल्टीवेट किया जाता है। कितनी बार किया जाता है? 2 टाइम्स। तो जब हम नेट शोन एरिया निकालेंगे, टोटल शोन एरिया, तो वो तो 100 ही होगा, ये होगा हमारा 100 स्क्वायर मीटर। बट जब हम यहां पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं GCA,
तो 100 तो है ही है, बट कितना एरिया 2 बार हो रहा था 50, तो एक बार 100 में इंक्लूड है, एक बार इसको और इंक्लूड करो, यानी टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 150 स्क्वायर मीटर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन नेट शोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज द लैंड एरिया which comes under net shown area plus area shown more than once in a particular country, वो आपका होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और जो हमारी 5th कैटेगरी है अंडर लैंड यूटिलाइजेशन। तो ये थी बात लैंड रिसोर्सेस की, ईच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स की यूनिकनेस की, और अवेलेबल लैंड रिसोर्सेस को हम किस तरह 5 कैटेगरीज में यूटिलाइज करते हैं उसकी भी बात हमने कर ली है यहाँ पे। तो जब जब हमने यूटिलाइजेशन की बात की है किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लेके स्टूडेंट्स, हमेशा से आपको ये जानने में क्यूरियोसिटी रही है कि उन रिसोर्सेस का क्या पैटर्न है कि जिसके हिसाब से हम उनको यूज़ करते हैं, और वही हमारा अगला टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं। और वो अगला टॉपिक है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया में लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लैंड रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हमें करनी है, चाहे हम फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे हम किसी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व करते हो, चाहे हम किसी टर्शियरी सेक्टर से इन्वॉल्व करते हो, वी आर रिलाई ऑन लैंड रिसोर्सेस। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया क्या रहे हैं, इंडिया में जो हमारे अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। और किसी भी कंट्री के लैंड यूज़ को डिटरमाइन करने में 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका फिजिकल फैक्टर, दूसरा है आपका ह्यूमन फैक्टर। जब हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन फिजिकल फैक्टर वी हैव कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कैसा टेरेन फीचर है वहाँ पे, कैसे क्लाइमेट है वहाँ पे, और कैसा सॉइल टाइप है, और डिपेंडिंग ऑन दैट इन सब को जब हम एनालाइज करेंगे फिर हम डिसाइड करने वाले हैं कि किस लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरी में हम उस पर्टिकुलर लैंड रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले हैं। ह्यूमन में आपका आ जाएगा कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वहाँ पे आपका कैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उस हिसाब से आप लैंड यूज़ को डिटरमाइन करने वाले हैं। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर phenomena which we have just discussed in land use pattern, इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिवली जाता रहा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स क्या हुए कि जो डिफरेंट पर्टिकुलर एक कैटेगरी थी लैंड यूटिलाइजेशन की वो डिस्टर्ब होती रहे बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते गए इन नंबर्स, तो वहाँ पे क्या हुई कि एक पर्टिकुलर लैंड यूटिलाइजेशन की जो कैटेगरी है वो डिस्टर्ब हुई। लोग ज़्यादा, फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, और हम ज़्यादा फूड कब प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हमारे पास जो फील्ड्स हैं, कल्टिवेबल फील्ड्स हैं, वो इंक्रीज़ करेंगे। अब वो कैसे इंक्रीज़ करने वाले हैं, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरी को हम डिस्टर्ब करने वाले हैं। यहाँ अपने फॉरेस्ट कवर को डिस्टर्ब करने वाले हैं, फॉरेस्ट एरिया को हम क्लियर करेंगे, तब जाके हम कल्टिवेबल लैंड के लिए और लैंड कवर को इंक्रीज़ कर सकेंगे। फिर उनके रहने की व्यवस्था आप कहाँ करेंगे, कहाँ वो रहने वाले हैं, कहाँ अरेंज करेंगे उनको, तो उनको घर भी बनाने हैं और इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है। यानी जो हमारे परमानेंट पास्चर्स हैं या ग्रेजिंग लैंड हैं हम उनको डिस्टर्ब करने वाले हैं। और इंडिया के साथ यही रहा कि इंडिया में कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर जो हमारे परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड थे वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते गए। जितने हमारे परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है वो क्या हुए, वो हमारे डिक्रीज होने लगे। और जब हमारे परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड डिक्रीज होंगे तो हम कैटल्स को फीड कैसे करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू फीड अ कैटल्स। पहली प्रॉब्लम ये हमारे सामने आई बिकॉज ऑफ द लैंड यूज पैटर्न एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। देन आफ्टर जो हमारे अदर देन करंट फैलो की हमने बात की थी, अदर देन करंट फैलो कौन सी कैटेगरी, वो लैंड एरिया जो अनकल्टिवेटेड रहते हैं मोर देन 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लैंड थे वो या तो पुअर क्वालिटी के थे या उन पे जो हमारा कल्टीवेशन कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था।
और उनको हम अगर इंक्लूड कर भी लें, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को भी अगर हम इंक्लूड कर लें अपने नेट शोन एरिया के अंदर, तब जाके कहीं इंडिया का जो नेट शोन एरिया है NSA ऑफ इंडिया आफ्टर इंक्लूडिंग अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो ये पुअर क्वालिटी के भी हैं और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी हाई है, तब जाके इंडिया का NSA कहीं होता है 54%। कितना होता है? 54%। और अगेन NSA में भी हमारे यहाँ कई डाइवर्सिटी है, कुछ एरिया जहाँ पे नेट शोन एरिया काफ़ी हाई है, कुछ एरिया जहाँ पे नेट शोन एरिया कम है। क्यों है? ये फैक्टर वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल टाइप कुछ डिफरेंट है, वहाँ के ह्यूमन फैक्टर्स कुछ डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, सेम कंट्री में कई ऐसे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे नेट शोन एरिया आपका मोर देन 80% है, मतलब 80% से भी ज़्यादा है नेट शोन एरिया। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे नेट शोन एरिया आपको मिलने वाले हैं मोर देन 80%। और सेम हमारी कंट्री में कई ऐसे रीजन हैं जहाँ नेट शोन एरिया आपको 10% से भी नीचे मिलने वाला है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिजोरम हो गया आपका, मणिपुर हो गया। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका NSA इट यूज टू बी लेस देन 10%। और जो ये हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमने इसकी बात की है, इतना हमको पता है इंडिया का लैंड एरिया इतना है, लैंड साइज इतना है, बट इसमें से सिर्फ 93% ही रिपोर्टिंग एरिया है। रिपोर्टिंग एरिया मतलब जिनको हम सर्वे कर चुके हैं और लैंड यूटिलाइजेशन के अंडर लाते हैं। रिमेनिंग 7% इज स्टिल इन कॉन्फ्लिक्टिंग जोन। वो सारे एरिया जो POK का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, या चाइना ऑक्युपाइड JNK का जो रीजन्स है, दे कम्स अंडर इन दैट 7%। मतलब ये पूरा 3.28 हमारे पास है भी नहीं, इसका सिर्फ 93% हिस्सा हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड what is being stated by नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, NFP क्या कहती है? किसी भी कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कवर ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन इट शुड बी 33%। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, तब जाके किसी भी कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर अपने रीसेंट सेंसस की बात करें जो कि 2011 हुआ करता था स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो था 21.05%। कितना था? 21.05%। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, इफ़ वी हैवंट येट द ऑफिशियल डेटा येट, इसमें हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। अब ये डेटा 21 ना होके अराउंड 24 to 25 पहुंच गया है, क्योंकि हम भी अवेयर हो रहे हैं कि जब तक हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज नहीं करेगा, वी कांट थिंक ऑफ बेटर लाइफ, बेटर इकोलॉजिकल मेंटेनेंस इन आवर इन्वायरमेंट, और उसी से ह्यूमन वेलफेयर है वो डिसाइड होने वाला है। बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। अभी 33% का जो टारगेट है उसको हमने अचीव नहीं किया है। तो ये सब क्यों है? क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स जो हमने अभी डिस्कस किए, क्यों हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है? सब क्या सारे जितनी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में, उन सब में यस एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना रोल है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है वी आर मोर इन नंबर्स। पॉपुलेशन needs to be controlled at national level, then only we can think of the better human survival in country like India. तब हम ह्यूमन वेलफेयर को, कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी हो, आप सिंपली आप अपने क्लासरूम में एक चीज़ों को जस्ट एम्फेसाइज करिए, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू पुट अप करिए। किसी एक क्लास में 40 बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहा हो, टीचर के लिए, बच्चों के लिए वो क्लास एटमॉस्फेयर फार बेटर होगा। क्लास को समझने के लिए बच्चा अच्छे से समझ रहा है, टीचर अच्छे से समझा रहा है, बट एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ 40 सेम क्लास में अगर आपके 80 स्टूडेंट्स बैठ जाएं, बच्चे का ध्यान अलग होगा, टीचर को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। सेम प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट।
the population to tackle around 1.4 billion population, it's not an easy task. So yes, programs and policies used to be formulated, drafted by Indian government, but implementation में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जा रही हैं या सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रही हैं. So that also applicable on land resources. तो बिकॉज ऑफ दिस इनएप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेस, हमने क्या किया, हमने लैंड को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, लैंड रिसोर्सेस को. एंड दैट कॉइंड अनदर टर्म इन अ ज्योग्राफी विच इज बीइंग टर्म्ड एज लैंड डिग्रेडेशन. क्या उसको बोला गया, लैंड डिग्रेडेशन, जो कि कंक्लूडिंग सब हेडिंग है अंडर द लैंड रिसोर्सेस. तो अब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे. उसके बाद ये जो हमारा लैंड रिसोर्सेस का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ओवर. तो थोड़ी बात लैंड डिग्रेडेशन की भी हम कर लेते हैं. जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं अपनी कंट्री में, तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड डिग्रेडेशन का रूट कॉज क्या है, क्यों होता है लैंड डिग्रेडेशन हमारी कंट्री में. सो एज वी नो, जो हमने अभी इंट्रोडक्टरी, जब हमने शुरू किया था लेक्चर, तो हमने बात की थी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में कि कोई भी नीड हो ह्यूमन की, वो फुलफिल सिर्फ होती है लैंड रिसोर्सेज के थ्रू. हमें रहना है, हमें खाना है, हमें अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विसेज को लेनी है, तो हम लैंड रिसोर्सेज पे ही रिलाय करते हैं. तो यहाँ पे वी कैन से कि 95% ऑफ ह्यूमन नीड स्टूडेंट्स, हमारी जो 95% ऑफ नीड है वो कौन फुलफिल कर रहा है, सिर्फ हमारा लैंड रिसोर्स. एंड ह्यूमंस activities, because of their greed, because of their businesses, we are disturbing our land resources. We are disturbing our most precious resource. And because of this human activities, which is surely responsible for the land degradation, what we did, we are not only disturbing our land resources, हम ना सिर्फ उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट ऐसे कई सारे नेचुरल फोर्सेस को हम एग्रीगेट कर देते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर रिसोर्स का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. वी आर नॉट ओनली डिप्लीटिंग देम बट ऑल्सो डैमेजिंग देम. सो विच इज अगेन अ वेरी नेगेटिव इंडिकेशन किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो कौन सी है मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन. तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, हम सभी को पता है, बहुत ही प्राइम रूट है. डिफॉरेस्टेशन हो किस लिए रहा है, अगेन टू प्रोवाइड द बेसिक रिक्वायरमेंट टू द पॉपुलेशन. देन आफ्टर जो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ओवर हो रही हैं, तो ओवर माइनिंग. देन ओवर ग्रेजिंग, ये भी हमारा बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है क्यों हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो रही है. ओवर इरिगेशन इज़ वन ऑफ देम, द रीज़न बिहाइंड वाई लैंड डिग्रेडेशन इज़ टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री. अब हम आते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. तो जब हम ओवर माइनिंग की बात करते हैं, तो हमारी जो पूरी मिनरल बेल्ट है, जैसे हमने पढ़ा ना, प्लेट्यूज आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, तो हम माइन तो कर रहे हैं, यस, माइनिंग वी आर डूइंग, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, बट हम उसको विदाउट लिमिट ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को. एंड व्हेन वी यूज टू माइन अ पर्टिकुलर मिनरल, हम क्या करते हैं, वी यूज टू लेफ्ट द केव लाइक स्ट्रक्चर ऑन अर्थ सरफेस. डीप स्कार्स यूज टू बी सीन. तो ये ओवर माइनिंग की वजह से जो हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, स्पेशली ये हमारी हो रही है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा.
देन आफ्टर जो ओवर ग्रेजिंग वाली प्रॉब्लम है ये आपके वेस्टर्न पार्ट में आई है। अब गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फ्यू पार्ट्स ऑफ एमपी हो गए, वहाँ पे आपको ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। देन आफ्टर ओवर इरिगेशन की बात करें तो जितने हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, ये सभी वो रीजन्स हैं जहाँ पे ड्यू टू ओवर इरिगेशन, जब ओवर इरिगेशन होता है तो विद दैट फ्लो ऑफ वाटर द टॉप सॉइल यूज्ड टू इरोड अवे, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन स्टार्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? तो जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है, इनको हम व्हाट यू वुड से बिकॉज ऑफ देम सीमेंट इंडस्ट्री, वो जो हमारे मिनरल्स हैं उनको हम यूटिलाइज करने के चक्कर में वी यूज टू जनरेट लॉट ऑफ डस्ट इन आवर एटमॉस्फेयर। और उसके वजह से क्या होता है, जो हमारे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वहाँ पे वो डस्ट सेटल्ड होते हैं, तो वाटर फिल्टरेशन इनटू द सॉइल डिस्टर्ब होता है, जिससे सॉइल मॉइस्चर डिस्टर्ब होती है और लैंड हमारी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अनदर रीजन। एंड यस, इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, बट जो उससे वेस्ट जनरेशन होता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, देन आफ्टर दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रूट कॉज बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम डंप करते जाते हैं लैंड रिसोर्सेज पे या वाटर रिसोर्सेज पे, एंड दे आर द प्राइम रीजन्स वाई वाटर पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये तो रीजन्स रहे क्यों हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। What are the solutions to it? इसका solutions क्या है? तो solutions है हम मिनिमाइज कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के इल इम्पैक्ट को। कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो पहला मिनिमाइजेशन टूल, एफॉरेस्टेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इकोलॉजी में बैलेंस वो हो। अगर डिफॉरेस्ट कर रहे हैं कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, तो जो हमारे आइडल लैंड है वहाँ पे वो एफॉरेस्टेशन करिए, उन ग्रीन बेल्ट्स को जनरेट करिए, तभी हमारी इकोलॉजी बैलेंस होगी। दूसरा स्टेप और क्या कर सकते हैं आप, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स इज अनदर वे हाउ टू सॉल्व और मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। और क्या करें, हमें क्या करना है, हमें करना है मैनेज अपने वेस्ट लैंड को। जितने हमारे वेस्ट लैंड है उनको हमें मैनेज करना है, तो वो हमारा एक तीसरा रीजन। और क्या करें, इन तीनों एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल ऑन ओवर माइनिंग, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, दिस कुड बी ऑल्सो द सॉल्यूशंस टू द लैंड डिग्रेडेशन। सो दीज आर द सॉल्यूशंस, एंड विद दिस जो लैंड रिसोर्सेज का हमारा टॉपिक है वो कवर होता है। आज के लेक्चर में हमने बात की लैंड रिसोर्सेज क्या होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर लैंड फॉर्म्स कितने हैं, रेस्पेक्टिव परसेंटेज हमने डिस्कस किया, ईच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स की क्या यूनिकनेस है उस पर हमने बात की। देन आफ्टर उन अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरी, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। 5 कैटेगरीज आर देयर, वो हमने एक एक करके बात की। फिर इंडिया में लैंड यूज़ का पैटर्न क्या रहा है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट रिपोर्टिंग है, कितना परसेंट रिपोर्टिंग नहीं है, और क्या उन लैंड यूज़ पैटर्न से जो प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रही है, उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया, एंड देन आफ्टर एट द एंड किन तरीक़ों से हम उन प्रॉब्लम से सोल्यूशन ले सकते हैं, या सोल्यूशन हम ये नहीं कहेंगे प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी, बट येस हम उसको मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, एंड दिस विल ओनली बी द पॉसिबल रीजन जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को यूज़ कर सकते हैं, उन लैंड रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके वेस्टेज को। So this is all about today's lecture. Thank you learners. Jai Hind.